चलिए आज हम लोग देखेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। देखो सोवियत संघ के बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं कि सोवियत संघ दूसरी दुनिया को सोवियत संघ कहा गया। दूसरी दुनिया को क्या कहा गया? सभी लोग किताब में देखो तो झापर लगेगा, कस के अपनी किताब देखना शुरू कर देगा। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ हम लोग पीछे से कहानी पढ़े हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के समय में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलिए अमेरिका में जो हो रहा था वही बात कहाँ शुरू हो रहा था? रूस में, यानी सोवियत संघ में। जिस वजह से सोवियत संघ क्या होने लगा? बिखरने लगा, टूटने लगा। और सोवियत संघ से 3 देश अलग हुआ था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर आकर के। कहते हैं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक ऐसे बिखर गई। सोचने वाली बात यह है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा क्या था, शक्ति था, वो अचानक क्या हो गया? बिखर गया 1991 में। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। देखिए सोवियत संघ को टूटने के पीछे कोई कारण जरूर हो सकता है, लेकिन हमें इसे सीखने की भी क्या है? ज़रूरत है। इसे क्या करने की ज़रूरत है? क्या सीखने की ज़रूरत है? इतने बड़ी शक्ति जब टूट गया उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ। जब आप अपने को टूटिएगा तब आपका परिणाम क्या होगा, आपको भी यह सीखना है। कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। कहते यह सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। सोवियत संघ के कौन सी के कारण रहा? पतन का। क्या कि सोवियत संघ जो था अपने यहाँ के लोगों को अंदरूनी इच्छाओं का पूरा नहीं कर सका और सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कहता है कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध का मतलब होता है आगे वो बढ़ा ही नहीं। कई साल तक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा ही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। और जब अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रहा था तो उपभोक्ता वस्तु में क्या हो गई? कमी। मतलब उपभोक्ता जो हम वस्तु का उपयोग करते तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं, तो हमें उपयोग करने वाले वस्तुओं की क्या हो गई? कमी हो गई। कहता है कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने लगे। अब जब देखो जब हमारा सिस्टम खराब होगा तो लोग तो उसे सवाल पूछेगा ही। लोग आगे देखिए यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। अब लोग ये पूछ रहा है, जब पहले से सब कह रहा था नेता लोग की सब चीज़ ठीक है, तो अचानक इसमें कमजोरी कैसे आई? अचानक अर्थव्यवस्था लड़खड़ाया का है? क्या वजह है इसमें? कहता है इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य सामानों पर लगाया। देखो यहाँ पर जवाब आ गया आपके सामने। सोवियत संघ कमज़ोर क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि सोवियत संघ कमज़ोर होने का एकमात्र कारण इसके पास जो भी संसाधन था, ये सारा का सारा संसाधन किधर लगा रहा था? परमाणु की ओर लगा रहा था, हथियार जमा करने में लगा रहा था अपना ये पूरी ताकत। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ और बात हुई, मतलब सोवियत संघ जो था परमाणु हथियार पर बल दे रहा था ताकि उसके आसपास का जो देश है वो पिछलग्गू देश इसका बना रहे। अगर वो ज़्यादा हथियार नहीं रहेगा तो उसके देश तो उसके हाथ से निकल जाएगा ना, ठीक है ना। आगे देखिए पश्चिमी मुल्कों की अर्थव्यवस्था तो कमजोर स्वाभाविक रूप से होगा। ज़्यादा खर्चा कीजिएगा दूसरा जगह तो निश्चित रूप से आपका विनाश होगा। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। कुछ महक रहा है।
नहीं लग रहा तार की तरह, जला जला नहीं लग रहा है ऐसा? तो सब लेके आ रही। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। देखो, पहले से ये बताया जा रहा था इन लोगों को कि जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है अमेरिका में, उससे समाजवादी व्यवस्था जो है रूस का, वो क्या है, अच्छा है। पहले से बताया जा रहा था, किसको? लोगों को बताया जा रहा था। सुनिए, पहले से ये बताया जा रहा था लोगों को, साम्यवादी दुनिया यानी रूस को, कि हम लोग क्या है, आगे है, पूंजीवादी अमेरिका से क्या है आगे। मतलब झूठ मूठ बोल करके उसको फंसाया जा रहा था जनता को। कहते हुए अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था, कहाँ के लोगों को? सोवियत संघ के लोगों को बताया जा रहा था, उसके आसपास के लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, मतलब पश्चिमी दुनिया से बहुत अच्छा है। लेकिन सच्चाई यह नहीं थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ क्या हो चुका था? पिछड़ चुका था। सोवियत संघ पीछे चला गया था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीति मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा और इतना पीछे चला गया, इतना पीछे चला गया कि अचानक इसका परिणाम आया सामने, सोवियत संघ विघटन के रूप में। जब परिणाम अचानक आया तो क्या हो गया? विघटन हो गया। आप लोग को भी इसको सीखना है कि पहले से बात को समझना है, नहीं तो बाद में आपको भी क्या हो जाएगा? विघटन होगा। क्या होगा? विघटन होगा। चलिए, सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ जो था वो प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों रूप से गतिरोध हो चुका था, उसका गति रुक चुका था। कहता सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। अब वो पीछे बता दिए थे, सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी। कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्षों तक शासन। यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। अब यह पार्टी जो है ये जनता को क्या जवाब दे? इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अब जनता से ये जवाब कैसे जनता को दे? क्योंकि जवाब देने वाला बात इसके पास कुछ हो बचा ही नहीं है, क्योंकि ये पिछड़ चुका हुआ है। ये पूंजीवादी से क्या हो चुका है? पिछड़ चुका हुआ है। गतिरोध, प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पर गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास क्या होता चला गया? सरकार से उठता चला गया, जिसको कहते जनाधार चला गया। आगे कहता है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था हम सभी जो अव्यवस्था है उसको क्या करेंगे? सुधारेंगे। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचों में ढील देने का वादा किया। यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम सोवियत संघ की व्यवस्था को किसकी तरह बना देंगे? पश्चिमी दुनिया की तरह बना देंगे। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे। अब गोर्बाचेव अब अपने काम में मिशन में लगा हुआ था सुधारने में, तभी ये घटना घटती है। प्रयास कर रहे थे, सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों? जब मिखाइल गोर्बाचेव मेहनत कर ही रहा था कि हम इसको सुधारेंगे, अच्छा बनाएंगे, ठीक है ना, पीछे जो गलती किया जिन लोगों ने, अब वो लौटने वाला नहीं है। उनके वजह से हमारा सोवियत संघ इतना क्या हो गया? कमज़ोर हो गया है। अब हम सोवियत संघ को क्या बनाएंगे? अच्छा बनाएंगे, फिर से मजबूत बनाएंगे। क्योंकि पीछे के जो नेता लोग थे वो झूठ वादा कर रहे थे, झूठ बोल बोल कर जनता को क्या कर रहे थे? गुमराह कर रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और था। तब जब मिखाइल गोर्बाचेव मेहनत कर ही रहे थे, फिर भी यह सोवियत संघ क्या हो गया? टूट गया। क्यों? सोचने की बात है।
यही वजह रहा होगा ना कि जनता का भरोसा ही नहीं होगा नेता पर, इसी वजह से तो टूटा होगा ना। कहता इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाता है। इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव का ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। लोगों का यह कहना था कि सोवियत संघ का विघटन इसलिए हुआ, गोर्बाचेव तो कह रहा था कि हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग ये कहा कि गोर्बाचेव ने जो नियम बनाया, नीति अपनाई, यह नीति बाद में अपनाया। इस नीति को उसे पहले अपनाना चाहिए और तेज़ी से अपनाना चाहिए। तो उस नीति को देर से अपनाया, बाद में अपनाया, जिस वजह से क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, तालेबाजी तो कोई और मार लेगा ना, ठीक है ना, भरोसे लोग को उठ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कल करे सो आज करे। कहता है आगे देखिए, ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। जो लोग थे वो मिखाइल गोर्बाचेव, वैसे पहले जो भी लोग थे उनसे इन लोग का विश्वास क्या हो गया, उठ गया। इन लोग का धीरज अब नहीं रहा है, भरोसा अब नहीं रहा। कहते इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ, या संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो। मतलब जो लोग सोचे थे उतना फ़ायदा उन लोगों को नहीं हुआ, जितना नेता कहा था उतना नहीं हुआ, और हो भी रहा था तो 9 के बराबर धीरे धीरे घसक रहा था, कछुआ लेखा। जनता के एक हिस्से खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। अब यहाँ पर देखिए लोगों का विचार बंटने लगा। अब गोर्बाचेव इतना नीति को तेज किया, फास्ट में काम करना शुरू किया, सिस्टम को फास्ट लाने का प्रयास किया, तो अब लोगों को और विश्वास क्या होने लगा, टूटने लगा कि पता नहीं कि अब अचानक क्या हो गया, अभी अचानक क्या करेगा नहीं करेगा, और क्या होने लगा, घबराहट होने लगा। कहता है और मिखाइल गोर्बाचेव का समर्थन जाता रहा और जनता आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ, जो मिखाइल गोर्बाचेव के साथ थे उनका भी मोह क्या हो गया, डर लगने लगा। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उनके साथ थे उनका ही उनके ऊपर क्या नहीं रहा है, अब भरोसा नहीं रहा। तो जब उनके अपने लोग का उनके ऊपर जब भरोसा नहीं रहा तो दूसरे लोग उनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कहता है इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन न होता। इतना होने के बाद भी सोवियत संघ का क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता। लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा की उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रवादी और संप्रभुता के अभावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। इस पर भी लोगों की क्या है, अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तरफ सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होता या न होता सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। सोवियत संघ में क्या हो रहा था, अंदरूनी संघर्ष। अंदरूनी का मतलब होता है अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना बहुत हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है।
कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। मतलब गोर्बाचेव का जो नीति था, मिखाइल गोर्बाचेव का, वह नीति लोगों को इतना भड़काया कि लोगों का उसके ऊपर क्या नहीं रहा, विश्वास या भरोसा नहीं रहा। ठीक है ना। चलिए आगे का था। विडम्बना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे, शीत युद्ध के दौरान मतलब 1945 से 1991 तक जब शीत युद्ध चल रहा था, उस दौरान लोग यह सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन ये हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्रों में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में ही अलगाव था। देखो लोग वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अलगाव में आ रहे थे। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या चुकानी पड़ रही है? भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए आगे देखिए, ये यहीं पर समाप्त हो गया और सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन। कारण समझ में आ रहा है ना? गलती। आप कितना दिन किसी को गुमराह करके रखिएगा, कितना दिन ठगिएगा, एक दिन आप खुद क्या आ जाइएगा। और आप जब दूसरे को ठगिएगा तो आप एक दिन ठगाइएगा नहीं, आप समझ लीजिए बर्बाद हो जाइएगा उस दिन। ठीक है ना। चलिए इसीलिए दूसरे को ठगने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, विघटन की परिणतियाँ। विघटन की क्या हुआ? सोवियत संघ की दूसरी कहानी। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के सामाजिक व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार की दूरगामी परिवर्तन हुआ। कितने प्रकार के परिवर्तन हुआ? 3 प्रकार के। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 3 प्रकार के परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ बता देते हैं। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। अव्वल का मतलब एक विजेता हुआ, एक का हार हुआ। तो विजेता कौन हुआ? अमेरिका। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुआ। जैसे ही दूसरी दुनिया का समाप्त हुआ, वैसे ही शीत युद्ध का भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। जैसे शीत युद्ध दूसरी दुनिया का पतन, वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति। नहीं देखे थे पीछे? जैसे ही हिरोशिमा पर, नागासाकी पर बम गिराया गया, बस द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। न बम गिरता तो युद्ध और चलता। ठीक है ना। आज भी देख रहे हैं यूक्रेन रूस में अभी युद्ध चल रहा है। पता नहीं इसका अंत कैसे होगा, नहीं होगा, ये कल्पना करना भी क्या है, मुश्किल है। चलिए, समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं। देखो समाजवादी प्रणाली रूस वाला, सोवियत संघ वाला, और पूंजीवादी प्रणाली अमेरिका वाला। क्या सोवियत संघ अमेरिका को पछाड़ पाएगा या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू की गई थी, क्योंकि दोनों के पास हथियार जमा हो रहा था। देख रहे हथियार का होड़ लग रहा था। हथियारों की तेज होड़ शुरू की गई थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व के सैन्य गुटों में बटा था। एक तो परमाणु बढ़ा रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, अपना सैनिक भी बढ़ा रहा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और शांति की संभावना का भी जन्म हुआ। देखो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, वैसे क्या हुआ, हथियार बढ़ाना भी बंद कर दिया और सैनिक बढ़ाना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलो, दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या
तो बची हुई महाशक्तियों का दबदबा रहेगा। अब बचेगा कौन? अमेरिका। तो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, दूसरी दुनिया का पतन हुआ, बचिए कौन? या तो बची हुई महाशक्तियों का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीयता विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण दोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। यहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। अब जो देखो यहाँ पर जो देश बनेगा शक्तिशाली, उसमें कोई एक देश शक्तिशाली नहीं रहेगा, एक का बोलबाला नहीं होगा। अब बहुत सारे देश क्या होंगे? बोलबाला वाला होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा, लेकिन हुआ यह कि अमेरिका अकेले क्या बन गया? महाशक्ति। बाकी सब उसका बन गया पिछलग्गू। क्या बन गया? पिछलग्गू बन गया। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे अमेरिका वर्चस्व में कि अमेरिका कितना शक्तिशाली बना, अमेरिका कितना शक्तिशाली, और अमेरिका शक्तिशाली बना कैसे बना। आप शक्तिशाली अगर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? आपके पास प्लान होना चाहिए ना, प्रॉपर नीति होना चाहिए ना, बढ़िया ना। अगर आपके पास प्रॉपर नीति नहीं है, प्लान नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, कहते हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, विश्व बैंक जो पूरा दुनिया को लोन देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो सबको लोन देता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थानों ने कर्ज दिया। लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या देना शुरू कर दिया? कर्ज देना शुरू कर दिया। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। आपके अगला चैप्टर में वो संगठन है ना, उसमें पढ़ाएंगे सबके बारे में। आगे कहता है राजनीति रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीति जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। सोवियत संघ का अंत इसलिए हुआ क्योंकि नए देशों का क्या हुआ? उदय हुआ। नए देशों का उदय इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। देखो, यूरोप के जो देश थे वो किसका हिस्सा बनना चाहते थे? नाटो का। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। 24 अप्रैल, 26 दिसंबर तो उसका है, सोवियत संघ विक्टर होना है। 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था? ज़्यादा पढ़िए तो बाउंस करिए। नाटो क्या हुआ था? कहता है मध्य एशियाई देश 13 देशों के साथ इसका स्थापना हुआ था। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। कहते हैं इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूती रिश्ते को जारी रखा। किसके साथ? रूस के साथ। और पश्चिमी देश अमेरिका, देखो पूरब के देश रूस के साथ और पश्चिम के देश अमेरिका के साथ। पश्चिमी देश अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। इस सब देशों को खिलाड़ी कहा गया। सब देशों को क्या कहा गया? हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर क्या किया जाएगा? देखिए आगे है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी सब्जेक्टिव का VBA क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? यह सब्जेक्टिव का VBI क्वेश्चन है। देखिए आगे हम आपको वही बताएंगे जहाँ पर ये आता है, अभी नहीं बताएंगे। साम्यवाद के पतन के बाद, यानी सोवियत संघ के पतन के, क्योंकि सोवियत संघ तो निकल गया साम्यवादी वाला, और सोवियत संघ का हिस्सा कौन ले लिया? रूस। कहते हैं साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के
तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। देखो क्या किया गया, रूस में, मध्य एशिया के देशों में और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। मतलब क्या था, जो रूस था, पूर्वी यूरोप के देश था और मध्य एशिया का जो देश था, उन लोगों ने एक मॉडल अपनाया। वह मॉडल ये था कि जैसे पूंजीवादी देश आगे बढ़ रहा है, उसी मॉडल पर हमें भी क्या करना है, आगे बढ़ना है। मतलब ये है कि समाजवादी को छोड़ करके पूंजीवादी की ओर बढ़ना, समाजवादी को छोड़ के पूंजीवादी की रास्ते पर आगे बढ़ना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। पहले चोट पहुंचाओ और बाद में इलाज करो। शॉक थेरेपी में क्या कहा, पहले चोट पहुंचाओ, बाद में क्या करो, इलाज करो। उसको कहा गया शॉक थेरेपी। मतलब देखा, पहले हालत ख़राब कर दिया, अब उसका क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है सुधारने के लिए, ठीक है ना। मतलब सोवियत संघ पहले कौन चीज़ पर चला था, साम्यवादी पर। तो पहले तो नुकसान पहुंचा दिया, अब नुकसान जब पहुंचा दिया, अब उसको कहता है कि तुम्हारा हम इलाज करेंगे। अब तुमको कहाँ ले चल रहे हैं, पूंजीवादी की ओर। मतलब पहले चोट पहुंचाओ और बाद में क्या करो, इलाज करो। यानी आघात पहुंचाकर इलाज करना या उपचार करना। क्या कहलाया, शॉक थेरेपी। क्या कहलाया, शॉक थेरेपी। क्या कहलाया, शॉक थेरेपी। समझ में आ गया ना। शॉक थेरेपी क्या है, समाजवादी से पूंजीवादी की ओर बढ़ना, समाजवादी को छोड़ के पूंजीवादी की ओर जाना, क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी। अब देखो, समाजवादी व्यवस्था तो डूब गया ना, यहाँ पर ना, बर्बाद हो गया ना, तब कहाँ जा रहा है, पूंजीवादी की। इसीलिए आप लोग को भी कहते हैं, समय रहते सतर्क होने की क्या है, ज़रूरत। अभी आपके पास समय है, सतर्क हो जाइए। अब समय रहते आप सतर्क न होइएगा तो फिर खेत में जब चिड़िया चुग जाएगा तो रखवाली करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जब आपका समय निकल जाएगा, 1 महीना रहेगा, तो ज़्यादा मेहनत कर लेने से भी कुछ होने वाला नहीं। पता चलेगा अचानक मेहनत कीजिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव की तरह लग में जाके कीजिएगा तो कोनो भरोसा भी आपके ऊपर नहीं करेगा। क्योंकि पहले आप दिखावा कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, और लास्ट में जाकर दिखावा कीजिएगा, कोई भरोसा करेगा नहीं। इस सब चीज़ों को सीख लो, ज़िंदगी में क्या देगा, काम देगा। और कोनो नौटंकी करेगा उसको सिखाना तो लोग कि रे छोटा पॉलिटी हमू पढ़ के आयल छी, हमू जाने छी कि आदमी केना नौटंकी करता है। सोवियत संघ का केना विघटन हुआ हमको भी पता है। हाँ? जो नहीं पढ़ा है उसको लोग सिखा सकता है, जिसके पास कंसेप्ट नहीं है। हाँ? शॉक थेरेपी सबको समझ में आ गया ना, कि समाजवादी को छोड़ो, आप पूंजीवादी की ओर बढ़ो। वह क्या कहलाता है, कहता है, कहा गया, अब भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। हर देश को किधर जाना था, पूंजीवाद की ओर। हर देश को किधर जाना था, पूंजीवाद की ओर। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरे तरह निजात पाना, यानी सोवियत संघ को छोड़ना और अमेरिका को पकड़ना। तभी तो पूंजीवाद को पकड़ना, समाजवादी को छोड़ना होगा ना। कहता है, मतलब यह हुआ कि सोवियत संघ के दौर को हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, मतलब सोवियत संघ को छोड़ देना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया, जो जिस पर सब लोगों का अधिकार था। अब जहाँ पर सबका काम है तो सब करबे नहीं करेगा, मठेर मठेर के करेगा, ठीक है ना। कहेगा नहीं, ये अपना काम है, जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा, जितना मेहनत करेगा उतना आगे, और कोई आदमी मेहनत करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहेगा नहीं, सब लोग मिलजुल के करा, तो कोई मेहनत नहीं करेगा। क्या तू करबे नहीं करता हम क्या करें, तू करबे नहीं करता हम क्या करें, कोई मेहनत करेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कोई काम ऐसा करे पर्सनली, व्यक्तिगत, ठीक है ना। आगे है,
पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। अब आदमी अपना खेत में पैसा लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। पूंजीवादी तरीका से खेती शुरू हो गया। इस संकरण में राजस्व नियंत्रण, समाजवाद तथा पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था का तीसरे रुख की मंजूरी नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गया। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। अब ये लोगों को लगने लगा कि जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। कहता है इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। अगर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अब यहाँ पर मुक्त व्यापार की नीति माना गया ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम क्या कर सके, व्यापार कर सके, क्योंकि एकमात्र रुपया जितना ज़्यादा व्यापार करेंगे उतना ज़्यादा विकास करेंगे। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देशों को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियां और संगठनों के सहारे इस खेमों के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। अब शॉक थेरेपी का परिणाम कल ख़त्म कर दिया जाए।